हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग सब्जेक्ट का फैकल्टी हूं। यूट्यूब पर हमने एक सीरीज चालू कर रखी है जिसके अंतर्गत हम सीए फाइनल, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाले सब्जेक्ट के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं और उनसे रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनका 100% कवरेज कर रहे हैं। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 5। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनकी वीडियोस यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो अगर आपने पहले 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, और अगर आप देख चुके हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। और अगर आप पहली दफा भी चैप्टर 5 देख रहे हैं तब भी आप यहीं से देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस बात की मेरी गारंटी है कि आपको 100% समझ में आएगा। आपको बता दूं कि ये YouTube सीरीज जहां पर हम थ्योरी की बात करते हैं, मॉडल्स की बात करते हैं, कि स्टडी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, एग्जाम में कैसे लिखें, कैसे पढ़ाई करें, रिवर्स रीडिंग टेक्निक क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे से आराम से पढ़ाई करते हैं। और यहां पर मैं आपको जो मॉडल्स हैं, थ्योरी है, उनको सिर्फ समझाता नहीं हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वो फीलिंग्स पता लगे, आपको वो अंदरूनी ज्ञान वो पता लगे जो उस मॉडल के पीछे का निचोड़ है। जब एक गुणी व्यक्ति ने कोई मॉडल लिखा तो उसके मन में क्या चल रहा था, उसने वो मॉडल क्यों लिखा, उस मॉडल के फायदे क्या हैं। और जो भी मॉडल्स मैं आपको पढ़ाता हूं, कोशिश करता हूं कि आपसे लिंक कर दूं और उस मॉडल का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं अपने इस स्टडी पीरियड के अंदर, इस बात को भी आपको समझा दूं। पिछली वीडियोस के अंदर इतने सारे स्टूडेंट इतने पॉजिटिव कमेंट कर रखे हैं, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि एक एफर्ट है जो मैं स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरे स्टूडेंट जो मुझसे क्लासेस करते हैं उनको ये वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास के अंदर और भी डिटेल के अंदर हमने कवर किया है, फिर भी अगर वो चाहें तो देख सकते हैं। नॉलेज में कुछ एडिशन ही होगा, कुछ ऐड ही होगा। और मेरे वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करते हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं यहां पर हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कुछ और हेल्प जो मैं आपके लिए कर सकता हूं। चैप्टर नंबर 5, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, स्टडी मैट का निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर के अंदर हम 3 सेक्टर की बात करेंगे: पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर सिर्फ 3 ही सेक्टर की बात अलग से स्टडी मैट में क्यों की गई है। तो आपको बता दूं, ये तीनों ही सेक्टर इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और ये तीनों ही सेक्टर यहां पर नकारे जाते हैं। ये तीनों ही सेक्टर यहां पर लॉस में चलते हैं। ये तीनों ही सेक्टर वक्त के मारे हैं। अगर इन 3 सेक्टर में इंप्रूवमेंट हो जाए तो हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री ना कहलाकर डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। इसीलिए स्पेसिफिक चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम इन 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, और यहां पर कॉस्ट को मैनेज करने की बात करते हैं, क्योंकि इन 3 सेक्टर के अंदर प्राइस बहुत कम मिलता है, क्योंकि कस्टमर इन 3 सेक्टर में प्राइस देना नहीं चाहता। उसके अलग अलग रीजंस हैं। अभी हम 1 by 1 जब सेक्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताऊंगा, तो आपको महसूस होगा कि हां इस सेक्टर में प्रॉब्लम है। और साथ ही आपको बता दूं, जिस सेक्टर में प्रॉब्लम होती है ना, उस सेक्टर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक सेलर अपने प्रोडक्ट को बहुत हाई प्राइस पर बेच रहा है, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी। कैसे? उससे कम प्राइस पर उसके जैसा सिमिलर, और अगर हो सके तो थोड़ा सा बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करके तो देखो। कैसे आप रातों रात उसकी मार्केट खा जाओगे और प्रॉफिट होगा मोटा। बैंक अकाउंट 4-5 खुलवाने पड़ जाएंगे, इतना प्रॉफिट हो सकता है। इसे कहते हैं बिजनेस। यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की संभावनाएं होती हैं, जॉब के अंदर होती है लिमिटेशंस। डिसाइड आपको करना है कि सीए बनने के बाद जॉब करनी है या बिजनेस। अगर बिजनेस करें या बिजनेस में जुड़े, जॉब करेंगे तब भी क्या करना पड़ेगा, बिजनेस तो करना ही पड़ेगा ना। जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो तो बिजनेस कर ही रही है ना। अगर उसके बिजनेस को बढ़ाने में अगर आप अपना योगदान देंगे तो आप उस कंपनी के बन जाएंगे की पर्सन। क्या बन जाएंगे? की पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति
जिसे कंपनी नौकरी से निकालना अफोर्ड नहीं कर सकती। आप बोलोगे 50 लाख की सैलरी चाहिए, वो हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। आप बोलोगे 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, वो हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। बोलेंगे चेक पर साइन मार दिए हैं 2 डायरेक्टर ने, कंपनी की स्टैंप भी लगा दी है, अमाउंट आप भर लो, नाम आप लिख लो। ऐसा लेकिन कब होगा? जब आपके पास वो स्किल हो जो बिजनेस को इंक्रीज करने में उनकी मदद करे। और वो स्किल कहां से मिलेगी आपको? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के इन मॉडल्स से। केस स्टडी के क्वेश्चंस को समझकर उसको सॉल्व करने से जो ज्ञान आपको मिलेगा, जो तरीका आपको मिलेगा, उसकी मदद से आप हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय बन जाओगे। सीए तो आप बनने ही वाले हो, ऐसा तो मुझे भी पता है। सीए तो आप बन ही जाओगे, लेकिन सीए बनने के बाद अगर आपका ओनर माइंड सेट डेवलप हो गया, कॉस्टिंग करते करते अगर आपको बिजनेस को ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आ गया, तो मुझसे आप लिखवा सकते हैं, आप जीवन में जल्द ही सफल होने वाले हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। समय लगेगा, लेकिन सफल जरूर होंगे। तो ये 3 सेक्टर एक ऐसे सेक्टर हैं जो अगर इंडिया के अंदर नकारे ना हो, जिनको अगर इंडिया अपनी बाहों में ले ले, अपने से गले लगा ले, तो हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। इसीलिए आईसीआई ने इन 3 सेक्टर को अलग से चैप्टर के रूप में डाला है और नाम दिया है कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। स्पेसिफिक सेक्टर मतलब 3 सेक्टर, पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। और कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, एक बार फिर से रिकॉल करता हूं। कॉस्ट को मैनेज करो, कोशिश करो कि एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से ऊपर ना जा पाए, और कोशिश करो अगर हो सके तो कम हो जाए। कॉस्ट को मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो, स्टडी को मैनेज करो। समझ पा रहे हैं आप? चलिए बात करते हैं सबसे पहले पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर की बात करने से पहले आपको बता दूं, यहां पर हम उनकी बात करेंगे जिनकी वजह से आप रात में भी बल्ब ऑन करके पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, बिजली के उत्पादनकर्ता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। तो पावर सेक्टर के अंदर वो सारे प्रोडक्शन कंपनी आती हैं जो बिजली का उत्पादन करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती हैं। बताओ इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? बताओ जरा क्या प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर? इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर चोरी करते हैं लोग। अगर मैं आपको बताऊं आज के 25 साल पहले की बात, तो मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली के अंदर मैंने देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें घरों के बाहर लगी रहती थी, वो ओपन वायर्स हुआ करती थी, जिन्हें हम नंगी तारें भी कहते हैं। लोग क्या करते थे कि एक तार से कटिया मारकर लगा लिया करते थे। घर में फैन, कूलर, एसी, बल्ब सब फ्री में चल रहे हैं, मीटर लगाया ही नहीं। बताओ जरा कितना प्राइस पे कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को? 0। और सर्विसेज पूरी, प्राइस 0, सर्विसेज पूरी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को देने का मेन काम अभी तक किसका है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जानती है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है? लोग इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट नहीं करना चाहते। और अगर आज की बात करूं तो आज दिल्ली के अंदर जितनी भी पहले ओपन वायर्स हुआ करती थी, अब वो सब कवर्ड हो गई हैं, सब में मोटे मोटे तार लग गए हैं। अब कोई कांटी मार के बिजली की चोरी नहीं कर सकता। तो ये तरीका एक अपनाया है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने। गांवों के अंदर कैसी हालत है, गांवों में क्या बिजली का लोग बिल देते हैं, कितना देते हैं, ये तो आपको पता पड़ ही जाएगा। कुछ गूगल पे सर्च मारिए तो इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाली कंपनियां, हालांकि ये कंपनियां सरकारी हैं, बट अधिकतर टाइम ये लॉस कमा के देती हैं। सोचो, एक कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी मदद से ये रिकॉर्डिंग हो रही है, यहां पे बल्ब जला हुआ है, यहां पर कैमरा लगा हुआ है, पूरा स्टूडियो बना हुआ है, रिकॉर्डिंग होगी, एडिटिंग होगी, ये सब काम करने के लिए हमें बिजली की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। जो कंपनी इसको दे रही है उसके दिया तले अंधेरा, उसको लॉस हो रहा है। इसीलिए बोला गया कॉस्ट को मैनेज करो। इंडियन गवर्नमेंट इस बात को जानती है कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट को बढ़ा पाना संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर बिजली चोरी होती है। अब ऐसे में जो लोग बेचारे ईमानदारी से बिल दे रहे हैं, उनके प्राइस को आप बढ़ा दोगे तो क्या ये अच्छी बात होगी? आप कुछ सोचो, अगर आप बिजली का बिल देते हो और आपके पड़ोस में कोई देखो बिजली में कांटी मारकर फ्री बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, तो जब बिजली का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भार किस पर आएगा? इसका दंड किस पर लगेगा? आप पर, क्योंकि आप ईमानदार हो। तो क्या ऐसा करे इंडियन गवर्नमेंट कि ईमानदार व्यक्ति को ज्यादा चार्ज करे और जो चोरी कर रहा है मजे लो? कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा नहीं कर सकती इंडियन गवर्नमेंट, वो भी समझती है बातों को। इसीलिए
इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां चाहकर भी प्राइस को नहीं बढ़ा पाती और हर साल लॉस कमा के आती है। बताओ, 100 रुपए लगाए, 80 रुपए लेके आ गई, बोले 20 रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसे में कैसे हो इंडिया आगे? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट तो है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, एयर कंडीशन ऑफिस चलते हैं, पूरी इकोनॉमी चलती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो पूरा हिंदुस्तान रुक जाए, पूरा हिंदुस्तान रुक जाए। आज के करीबन 8 से 10 साल नहीं, कम से कम 15 से 20 साल पहले मैंने एक न्यूज सुनी थी कि अमेरिका के अंदर एक दिन के लिए किसी पर्टिकुलर सिटी में इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था, सिर्फ एक दिन। और उस एक दिन कट हो जाने से अमेरिका ने बताया कि उसे कितना नुकसान हुआ, फाइनेंशियल नुकसान, कितना जीडीपी कम हुआ उसका उससे। सोचो, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी कट लगने पर अमेरिका को नुकसान हो रहा है। इंडिया में अगर हम ऐसा कर दें कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी जब तक पेमेंट नहीं करोगे, तब इंडिया आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो इन कंपनीज को चाहकर ना चाहकर अभी तो फिलहाल ऐसा है कि कम प्राइस पर बिजली को अवेलेबल करवाना पड़ता है यूज होने के लिए, ताकि प्रोडक्शन हो, लोग फिनिश गुड्स बनाए, मार्केट में बेचें, प्रॉफिट कमाए, गवर्नमेंट को टैक्स मिले, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, आपको पढ़ाई करने का मौका मिले। समझे बात को? इसीलिए यहां पे बोला गया कॉस्ट को मैनेज करो। उन्होंने बोला प्राइस तो हम बढ़ा नहीं सकते साहब, कम से कम कॉस्ट तो कम करवा दो। अगर आप कॉस्ट कम करवा दोगे तो थोड़ा लॉस कम हो जाएगा ना। तो ये कंपनियां लॉस कम करने के लिए फाइट कर रहे हैं, जबकि इनको प्रॉफिट के लिए फाइट करना चाहिए। तो ये आपकी पावर सेक्टर कंपनी। आपको बता दूं कि मैक्सिमम कंपनियां कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती हैं हाल फिलहाल में, कोल बेस्ड। लेकिन धीरे धीरे सोलर इलेक्ट्रिसिटी का प्रचलन भी बहुत ज्यादा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि लोग सोलर इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल करना चालू कर चुके हैं। आपने देखा होगा बहुत से घरों के ऊपर या ऑफिस के ऊपर बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो सोलर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी आजकल चलन में आ गया। बट अभी मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो आपका कोल बेस्ड है, कोयला बेस्ड है। तो पहले तो यहां पे लिख दूं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। यहां पर बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनीज की। तो देखो, सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। ज्यादा प्रचलन में कौन सा है? कोयले का इस्तेमाल। अच्छा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई होगी जिसमें बताया गया होगा कि फलाना इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी को नुकसान हो गया, बताइए कैसे अपने नुकसान को कम करे, कॉस्ट को कैसे कम करे, लॉस को कैसे कम करे। तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इन कंपनियों को लॉस क्यों होता है। तो पहला रीजन तो पता ही है आपको, इनको प्राइस पूरा नहीं मिलता, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद होगा, एक नाम मुझे ध्यान आ रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी, जिन्होंने पहली बार बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ है जिसका इस्तेमाल इंसान कर सकता है और भविष्य में करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये मैंने ऐसी नॉलेज के लिए बताया आपको। तो इस सेक्टर के अंदर कौन कौन से रिस्क हैं? अब एक बात बताओ मुझे आप, लॉस मेकिंग सेक्टर है बट इंडिया के लिए अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। ऐसे सेक्टर के अंदर क्या आप अपनी कंपनी डालोगे? क्या आप सीए बन जाने के बाद एक ऐसी कंपनी बनाओगे जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करके लोगों को बेचे? आप बोलोगे नहीं सर, यहां तो पहले से ही लॉस हो रहा है। तो सुनो, कुछ रीजन है, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो पावर सेक्टर है वो हमेशा दुविधा में रहता है, वहां पर नए प्रोड्यूसर नहीं आते। सबसे पहला रीजन है हाईली कैपिटल इंटेंसिव। जितनी आसानी से मैंने आपको बोल दिया कि सीए बनने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाओगे, उससे खतरनाक सवाल है कितने पैसे लगेंगे उसको बनाने में। इतना ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का कि वो करने से पहले हर कंपनी 100 बार सोचती है, 100 बार। हम क्या बोलते हैं आपको? 1 बार सोचो, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, 4 बार सोचो क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ऐसी कंपनी लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। क्यों? हाईली कैपिटल इंटेंसिव। यहां पर पे बैक पीरियड बहुत ज्यादा होता है, 7 से 8 साल पे बैक पीरियड।
7 से 8 साल। क्या समझे? अगर आपने 100 करोड़ रुपए लगाकर आज कंपनी खोली है तो इस 100 करोड़ की रिकवरी करने में 7 से 8 साल लग जाएंगे आपको। सोचो, उसके बाद आप बोलोगे कि हां अब मैं कुछ घर में लेके जा रहा हूं। घर से जब चला था 100 करोड़ रुपए लेके चला था, कंपनी खोली, 8 साल बाद आज मैं घर पर पैसे लेके जा रहा हूं। तो पहला रिस्क यह है हाईली कैपिटल इंटेंसिव। दूसरा रिस्क कोल सप्लाई पोजीशन। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोल बेस्ड है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोल बेस्ड है। और यहां पर एक डेटा दिया गया आपको जिसमें बताया गया है आज के 10 साल बाद यानी 2030 में करीबन 2040 मिलियन टन कोयला चाहिए। क्यों? बिजली की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी। लोग नई नई फैक्ट्रियां डेली बेसिस पर खोलते जा रहे हैं। हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है और प्रॉफिट कमाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। तो आज के 10 साल बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 2031-32 में एक आइडिया है गवर्नमेंट का कि 2040 मिलियन टन कोयला चाहिए, जो कि अभी के लेवल से 5 गुना ज्यादा है। सोचो, भविष्य के अंदर कोयला ज्यादा चाहिए, है नहीं हमारे पास। इसीलिए धीरे धीरे कंपनियां सोलर पावर में जाती जा रही है। आज के 15-20 साल बाद इस बात को आप ऑब्जर्व करना कि मैक्सिमम कंपनियां सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगी। और आपको बताता हूं कि अगर आप आज की डेट पे, आज की जुलाई 2020 आज की डेट पे अपने घर पर सोलर पैनल लगवा लेते हो, आपका थोड़ा खर्चा होगा 80-90 हजार रुपए का। अगर 80-90 हजार रुपए खर्च करके आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा लेते हो तो उससे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी आप उसे चाहो तो इन इलेक्ट्रिसिटी कंपनियों को बेच सकते हो। क्या बोला मैंने? बेच सकते हो। तो आप चाहें तो इस चीज को प्रैक्टिकली समझने के लिए गूगल पे सर्च करें सोलर पैनल कंपनीज। बहुत सारे लोगों की कंपनी के नाम आएंगे, आप उन पर कॉल करें और उनको बोलें कि भैया मुझे अपने घर पर एक सोलर पैनल लगवाना है, मैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना चाहता हूं। आपके घर पर आके वो लगे चले जाएंगे और जो बिजली वहां पर बनेगी उसका इस्तेमाल आप अपने लिए तो करेंगे, तो आपका बिजली का बिल 0 और जो बिजली बच गई उसे आप इन कंपनीज को बेच भी सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये वाला आइडिया क्या आगे रूल करने वाला है? अगर आपको लगता है कि हां सर ये वाला आइडिया आगे रूल करने वाला है, सोलर पावर इज द फ्यूचर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सोलर पावर इज द फ्यूचर। और एक बार आप चेक कर लेना, ये बात जो बोल रहा हूं सत्य बात है। घर पर अगर आप सोलर पैनल लगवाओगे 1 लाख करीब खर्चा आएगा आपका। 1 लाख रुपए करीब खर्च करके पिताजी को बता देना कि आज के बाद बिजली का बिल जमा नहीं कराना पड़ेगा। और अगर बिजली ज्यादा पैदा हो गई तो उस बिजली को बेचकर कुछ कमा भी सकते हैं आप। पिताजी आपको बड़ी शाबाशी देंगे, आपको बहुत पेश करेंगे। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। बिजली बन जाने के बाद कंज्यूमर के घर तक पहुंचाना एक बड़ा ही झमेले वाला काम है। बिजली बनती है पावर प्लांट में, या फिर ये कह लीजिए जहां पर बिजली बनती है उसे बोलते हैं पावर प्लांट। और पावर प्लांट से बिजली ग्रिड की मदद से पहुंचती है कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कौन? आप, मैं। ग्रिड मतलब क्या? आपके घर के पास आपने देखा होगा एक छोटे से एरिया को, जहां पर छोटा सा एरिया जहां पर ग्रिलिंग लगा रखी होगी और वहां पर ट्रांसफार्मर होगा, लाइंस बिछी होंगी जिनकी मदद से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किया हुआ होगा। तो बिजली प्रोड्यूस कर लेने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क का इस्तेमाल होता है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। ये क्यों कॉम्प्लेक्स है? ट्रांसफार्मर सड़कों पे लगे पड़े हैं। अगर कोई खुरापाती व्यक्ति उसके पास चला जाए तो जिंदगी से नमस्ते बोल सकता है। अगर कोई खुरापाती व्यक्ति ट्रांसफार्मर के में कुछ खराबी कर दे तो गड़बड़ हो सकती है, कंपनी को नुकसान हो सकता है। तो समझ में आई बात? तो इसीलिए यह नेटवर्क बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी मदद से पावर सेक्टर वाली कंपनियां आपके घर तक, मेरे घर तक बिजली पहुंचाती हैं। तो ये 3 बड़े रिस्क हैं।
ये 3 बड़े रिस्क हैं जिनके कारण से एक नई कंपनी, एक नया व्यक्ति, नया स्टार्टअप बिजली बनाने का नहीं लेता है। नया स्टार्टअप बिजली बनाने का नहीं लेता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंपनी है, इसको इतना लॉस हो रहा है, तो बताओ लॉस को कैसे कम करें। तो ऐसे में आप पहले हल्का सा इंट्रो इन तीनों को दे दीजिए कि कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है, कोल सप्लाई पोजीशन, कोल्स कम हो चुका है ना, तो उसको बोलिए कि एक तो आप सोलर पर शिफ्ट करने की कोशिश करें, यानी कोल पर डिपेंडेंसी कम करें और सोलर पर शिफ्ट करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, एक नया प्राइसिंग मॉडल लेकर आए, प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल। प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल आपको बता दूं, हिंदुस्तान के बाहर बिजली की अगर रिक्वायरमेंट है तो पेमेंट पहले करनी पड़ती है। तरीका क्या होता है, घर के बाहर एक बॉक्स सा लगा रहता है, उसके अंदर कॉइन डालते हैं, वो कॉइन बिजली कंपनी ने दिए होते हैं, कॉइन डालते हैं तो उसमें होता है कि आपको इतने यूनिट्स अलॉट हो गए, अब तो उतने यूनिट्स तक आपके घर की बिजली चलेगी। जैसे ही वो यूनिट्स खत्म होंगे आपकी बिजली ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, आपको फिर से कॉइन डालना पड़ेगा। जैसे आपके पास प्रीपेड सिम अगर है फोन में, तो पहले आप पेमेंट करते हैं, बाद में आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही इंडिया के बाहर क्या होता है, घर के बाहर एक बॉक्स लगा होता है, पहले वहां पर लोग प्री पेमेंट करते हैं, वहां पर अलग अलग पैरामीटर हैं, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 500 यूनिट, इनके कॉइन्स आपको खरीद कर घर में लाने पड़ते हैं और उन कॉइन्स को उस बॉक्स में डालना होता है। उसके बाद मशीन रीड करती है और 100 यूनिट आपको अलॉट हो जाती है। तो 100 यूनिट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। जैसे ही वो 100 कंज्यूम हो जाएगी अपने आप बिजली कट जाएगी, तो फिर दौड़े दौड़े आप बाहर जाओ, घर के बाहर लगा रहता है, फिर 100 यूनिट वाला कॉइन डाल दो, फिर बिजली चालू। इससे फायदा क्या हुआ, चोरी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पहले पैसा मिलेगा। अभी क्या होता है, लोग पहले यूज करते हैं फिर पैसा देते हैं, वहां पर पहले पैसा मिलेगा फिर यूज करेंगे। तो यह है प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल। यह मॉडल आप एग्जाम में लिख सकते हैं, हालांकि इस मॉडल का जिक्र आपके स्टडी मैट में नहीं है, लेकिन आप एज ए सजेशन लिख सकते हैं एग्जाम में अगर इसके ऊपर कि स्टडी का क्वेश्चन आता है तो यह है प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल। अच्छा, कुछ खास बातें हैं जो पढ़ेंगे अगले पेज के ऊपर। फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर, इनको पढ़ने से पहले आपको बताओ, क्या प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल आपको क्या लगता है सही तरीका है बिजली कंपनी को प्रॉफिट देने का? सही तरीका है? हाँ, अब सुनो मेरी बात, अगर सही तरीका है तो पहले तो नीचे कमेंट कर दो, लिख दो कि प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल इज करेक्ट वे। प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल इज करेक्ट वे। दूसरी बात आपको बता दूं कि अभी जुलाई 2020 तक तो सरकार इलेक्ट्रिसिटी दे रही है लॉस कमाकर, लेकिन हो सकता है या फिर ऐसा होगा ही अगले 5 से 10 सालों के अंदर, ये बता रहा हूं मैं आपको मैक्सिमम, अगले 5 से 10 सालों के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का ये जो काम है ये प्राइवेटाइज हो गया है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनियां सरकारी कंपनियां नहीं है, प्राइवेट कंपनी है। हो सकता है रिलायंस इस सेक्टर की कंपनी को खरीद ले, और अगर ये पूरे हिंदुस्तान में प्राइवेटाइज हो गई तो भाई साहब प्रीपेड प्राइसिंग मॉडल जल्द ही आने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हाईली एफिशिएंसी पे काम करती है, उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो वो लॉस तो नहीं कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसे में जो लोग अभी चोरी कर रहे हैं, जब वो भी बिल पे करेंगे तो हो सकता है प्राइस पर यूनिट कम हो जाए। गवर्नमेंट का रेगुलेशन तो इस पर रहेगा, गवर्नमेंट का रेगुलेशन तो इस पर रहेगा कि प्राइस को एक लिमिटेड और रीजनेबल प्रॉफिट कमाकर ही तय करना है। तो हो सकता है भविष्य में अगर बिजली उत्पादन का एरिया प्राइवेट कंपनीज ने ले लिया तो अपनी प्राइस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाए, हमें फायदा हो जाएगा। क्यों भैया, पहले 100 लोग इस्तेमाल करते थे, पेमेंट सिर्फ 40 लोग करते थे, उन 100 लोगों पे जो खर्चा आता था उसकी रिकवरी 40 लोगों से किया करते थे। अब 100 लोगों पे जो खर्चा आएगा उसकी रिकवरी 100 लोगों से करेंगे, तो प्राइस पर हेड कम हो जाएगा, कॉस्ट पर हेड कम हो जाएगा, इसका एडवांटेज हमें भी मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ खास बातें फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के कुछ फीचर्स हैं, जैसे लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका रीजन तो बताइए आपको, इस बिजनेस को खोलने में बहुत पैसे लगते हैं, तो ऐसे बिजनेस में कोई घुसना पसंद ही नहीं करता। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखा, पैसे ज्यादा लगते हैं
मगर रिलायंस कंपनी को तो ये पता है ना कि डिमांड बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने खुद बोला ना, आज के 10 साल बाद 2030 तक 2040 मिलियन टन कोयला चाहिए होगा, जो आज से 5 गुना है, जो आज की कंजप्शन से 5 गुना है। तो लगता नहीं है आपको कि रिलायंस कंपनी वालों को कुछ दिख रहा है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव? डिमांड तो है, बढ़ेगी, प्रॉफिट रीजनेबल मिलेगा, गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। हाईली कैपिटल इंटेंसिव है तो क्या उनके पास पैसे की कमी है क्या? तो ये था दूसरा पॉइंट। फिर ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंड इनएफिशिएंसी गैप बिटवीन जनरेशन एंड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वही चोरी की बात कर रहे हैं हम। पावर प्लांट में बनी है 100 यूनिट्स, कंज्यूमर ने 40 यूनिट की पेमेंट करी, ये बोलते हुए कि साहब मेरे मीटर में 40 यूनिट ही तो आ रहा है, तो 60 यूनिट कहां गया? चोरी हो गया। इनएफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, इनएफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। अगला पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क बिटवीन जनरेटर, ट्रांसमीटर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर। कुल मिलाकर वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। अगला पॉइंट, मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्लोजली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। ये बात तो मैंने बताई दी आपको। अभी कौन सी कंपनियां बिजली देती हैं? सरकारी कंपनियां। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि ये सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो हमें तो फायदा ही होगा, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट अपने रूल्स रेगुलेशन रखे जिसके बेस पर ही प्राइस पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तय किया जाए। वरना तो भैया रिलायंस कंपनी प्राइवेट कंपनी है, उसको पता है बिजली के बिना तो कोई रह नहीं सकता। पंखा तो चलेगा चलेगा, एसी चलेगा चलेगा, फैन चलेगा चलेगा, कूलर चलेगा चलेगा, लाइटें जलेंगी चलेंगी, फ्रिज भी चलेगा, तो लगाओ जो प्राइस लगाना है। मोनोपोली है भैया अपनी। ऐसा ना हो, गवर्नमेंट इसे अगर रेगुलेट करती है तो सेक्टर प्राइवेट होने पर हमें फायदा होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगला है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इन पावर सेक्टर। कि आखिर क्यों, वाई, कि आखिर क्यों कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को पावर सेक्टर में लगाने की जरूरत पड़ती है हमारे को। अच्छा, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक कौन कौन सी है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है टारगेट कॉस्टिंग, है ना। ऐसी बहुत टेक्निक है, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, उसी के दोनों कंपोनेंट है। तो इन टेक्निक्स को लगाने की रिक्वायरमेंट क्यों है? पहला पॉइंट, प्राइस निकालने के लिए। प्राइस निकालने के लिए कस्टमर कितने पैसे देगा। अब कस्टमर तो यहां पर कुछ भी देना ही पड़ेगा उसको, तो यहां पर होगा गवर्नमेंट हमें कितने प्राइस पर बेचने देगी माइनस टारगेट प्रॉफिट। अब आएगी आपकी टारगेट कॉस्ट। तो रिलायंस कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि उनकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस टारगेट कॉस्ट से कम हो, तभी वो अपने डिजायर्ड प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगला है फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट को प्रॉपरली एलोकेट करो, ऐसी कोई कॉस्ट ना हो जो कस्टमर से रिकवर ना कर पाए, यानी खर्चा तो कर दिया, कस्टमर से ले नहीं पा रहे। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को कम करना, इनएफिशिएंसी गैप को कम करना, पावरफुल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। कितनी यूनिट्स बनी, कितनी कंज्यूम हुई, बाकी कहां वेस्ट हुई, बताओ जरा। तो ये सब हैं वो पॉइंट जो फीचर्स हैं पावर सेक्टर के। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन अगर आया तो आपको इन सब बातों को लिखते हुए आपको सजेशन देना है। सजेशन दो ही होंगे, एक प्रीपेड प्राइसिंग पॉलिसी और दूसरा कि चोरी को रोको, है ना, चोरी को रोको। अगला पॉइंट है वैल्यू चेन एनालिसिस इन पावर सेक्टर। बताओ जरा क्या मतलब है इसका, वैल्यू चेन एनालिसिस इन पावर सेक्टर। वैल्यू चेन एनालिसिस को बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी अपने पिछली वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो मतलब क्या है इसका सिंपल मतलब है कि भाई साहब पावर सेक्टर के अंदर आइडेंटिफाई करो वो कौन सी एक्टिविटीज है जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, और इन नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को रिमूव कर दो, इलिमिनेट कर दो। नहीं कर सकते, कम से कम रिड्यूस तो कर ही दो। तो यही है वैल्यू चेन एनालिसिस। तो देखो जरा सीक्वेंस क्या है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से कंज्यूमर तक पहुंचने तक का। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद होता है ट्रांसमिशन, जहां पर ग्रिड्स का इस्तेमाल होता है। ग्रिड्स बोले तो ट्रांसफार्मर, बिजली की वायर्स आपके घर के बाहर भी लगी होंगी।
तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीटरिंग, हर घर के बाहर जाके मीटर लगाओ। चौथा, स्टोरेज, स्टोरेज कौन करता है? ट्रांसफॉर्मर। फिर उसके बाद फिफ्थ, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस, इसका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियां बेहतर करेंगी। समझ के बात। अगला आखिरी पॉइंट कौन है? कंज्यूमर। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से कंज्यूमर तक पहुंचने तक की ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस बोलता है आइडेंटिफाई करो उन नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज को जो लॉस, जिनके वजह से लॉस हो रहा है, जिससे कस्टमर को मिलने वाली यूनिट्स में इजाफा नहीं हो रहा है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। भाई अगर आपके घर में बिजली जल रही है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्वालिटी मतलब क्या? क्वालिटी मतलब क्या? बिजली की क्वालिटी, वोल्टेज मीटर। समझे कुछ बात? अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आज के 15 साल पहले या 20 साल पहले जब घर में फ्रिज लगाया करते थे तो वोल्टेज मीटर भी लगाया करते साथ में, वोल्टेज मीटर, क्योंकि भैया वोल्टेज बड़ा फ्लक्चुएट करता है, ऐसे में फ्रिज खराब होने की संभावना है। धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट आया और आज की डेट में अगर दिल्ली में कोई फ्रिज खरीदता है तो दुकानदार बोलता है वोल्टेज मीटर लगाना चाहो तो लगा लो, वरना रिक्वायरमेंट तो कोई है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन, पावर की फ्लक्चुएशन कम हो गई है। इट इज कॉल्ड क्वालिटी इन इलेक्ट्रिसिटी। आपको महसूस हो रही है ना ये बात? मैं सिर्फ आपको समझाना ही नहीं चाहता हूं, आपको महसूस करवाना चाहता हूं ताकि आप इसे भूले ना। किसी भी काम को करते वक्त जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारी फीलिंग्स उस काम में इन्वॉल्व हो जाती है, सामने वाले की फीलिंग्स इस काम में इन्वॉल्व हो जाती है, तो उस बात को चाहकर भी हम भूल नहीं पाते। कभी आपको आपके पेरेंट्स ने डांट दिया होगा तो वो बात, वो चुभने वाली बात आपको जीवन भर याद रह सकती है। क्यों? उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स आपस में कम्युनिकेट किया और वो चीज आपके लिए होगी परमानेंट। उसे चाहकर भी आप भूल नहीं सकते। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि यहां पर हम फीलिंग्स कनेक्ट ही नहीं करते, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यहां पर मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, आपकी फीलिंग्स और स्टडी मैट में जो बातें कही गई हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके अंदर जो मीनिंग है, जो दम है, उनकी फीलिंग्स को आपसे मैच कर दूं। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा। तो ये था हमारा पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर। तो आपको 6 के 6 लिखने हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मीटरिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग एंड कस्टमर। ठीक है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। तो ये था हमारा पहला सेक्टर, पावर सेक्टर, जहां पर कंपनियां लॉस कमाती हैं, लोग बिजली की चोरी करते हैं और ऐसे में हम तुम जो ईमानदार हैं, मीटर से बिजली का पेमेंट करते हैं, हमें ज्यादा रेट पर पे करना पड़ता है। समझ में आई बात? और बिजली के बिना इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। फार्मर, इसको लिखते ही आपके मन में एक बात समझ में आ गई होगी कि हां सर, फार्मर्स की हालत तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा ही खराब है। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी एक ऐसी चीज जो सिर्फ आप बना सकते हैं, जो सिर्फ आप ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, या वो स्किल जो सिर्फ आप में ही है, वो अनमोल है। तो आपको हमेशा अपनी स्किल को ढूंढने में समय बिताना चाहिए। मैं डेवलप करने की बात नहीं कर रहा हूं। स्किल दो तरीके की होती है, एक तो होती है इनबॉर्न स्किल, पैदाइशी है, अगर उस पर आप काम करेंगे तो आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा, वो स्किल आपके पास है। और ध्यान देना, हर स्किल की वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू भी होती है और नॉन मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। सीए कर रहे हैं, यहां पर एक स्किल को आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में कोई एक ऐसी स्किल है, एक भी अगर ऐसी स्किल है जो आपकी अपनी है, पैदाइशी है, तो ढूंढो जरा, सोचो जरा वो कौन सी है और उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। यहां पर मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि हमारे फार्मर्स के पास भी एक स्किल है। वो आपको वो चीज देते हैं जिसके बिना आप जी नहीं सकते। सब्जियां, फल, हां, इसके बिना आप जी नहीं सकते। गेहूं, चावल, इसके बिना आप जी नहीं सकते। अब सोचो, उसके बावजूद फार्मर्स हिंदुस्तान में सुसाइड करते हैं, बिल्कुल गरीबी हालत में रहते हैं। और इंडिया को यह मालूम है, इनके बिना इंडिया क्या, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी कंट्री हो, फार्मर्स के बिना
आगे नहीं बढ़ सकता। भाई जब तक रोटी नहीं मिलेगी काम कैसे करोगे? इस वीडियो को आप सुन रहे हो और बीच में आपको भूख लग गई तो खाना खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि नहीं पहले वीडियो करूंगा फिर खाऊंगा। आप वीडियो को पॉज कर दोगे, पहले खाना खाओगे। क्यों? ताकि एनर्जी आए। तो इसके बिना आप जी नहीं सकते। उसके बावजूद फार्मर की ऐसी हालत, एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी हालत कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा क्यों है? उसका रीजन है एग्रीकल्चर सेक्टर का अनऑर्गेनाइज्ड होना। अनऑर्गेनाइज्ड। फार्मर्स को पता ही नहीं कि जो चीज वो बनाकर बेच रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, क्या वैल्यू है। इसी चक्कर में वो अपने प्रोडक्ट को औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। उनको पता नहीं कोल्ड स्टोर के बारे में। एजुकेशन ट्रेनिंग की कमी है। उनको लगता है मेरी सब्जियां खराब हो जाएंगी, कम दाम पर बेच दो। और बीच में जो ये होलसेलर होता है ना, सारे माल को खरीद कर स्टोर रूम में रख देता है, कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और आराम से बेचता है, प्रॉफिट कमाता है। और होलसेलर को मिलने वाला मुनाफा फार्मर को मिलने वाले मुनाफे से ज्यादा होता है। सोचो, फार्मर बना रहा है तब नुकसान में है, होलसेलर खरीद कर बेच रहा है तब भी फायदे में है। क्यों? ये अकलमंद है, स्किलफुल है, इसको पता है कैसे कोल्ड स्टोर में स्टोर करना है, इसको पता है। अच्छा, तो ये सेक्टर बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड है। यहां पर मैक्सिमम फार्मर लॉस ही कमाते हैं या फिर रोजी रोटी पे जिंदा रहते हैं। अगर एक दिन काम नहीं किया, हो सकता है उस दिन रोटी ना मिले। ऐसी हालत है फार्मर्स की हमारे हिंदुस्तान में। ऐसे में कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि उनकी कॉस्ट को कम करा सके। ये कॉस्ट कौन कम करवाएगा? आप और हम। आपको लग रहा है सर सीए बनकर क्या मैं सब्जी बेचूंगा? तो सुन लो एक कहानी। एक व्यक्ति है रांची का, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, सीए की जॉब करते हुए छोड़ दी। सीए की जॉब कर रहा था, करते हुए छोड़ दी, यानी कि 12-15 लाख के पैकेज पर लात मार दी। और किसमें आया? फार्मिंग के अंदर आया, फार्मर बना। और आपको बता दूं, आज की डेट में उसका एनुअल प्रॉफिट 50 लाख से ज्यादा है। वो आत्मनिर्भर है, जिसकी बात कुछ दिनों पहले मोदी जी ने कही थी कि आत्मनिर्भर बनो। आज की डेट में उसका एनुअल प्रॉफिट 50 लाख से ज्यादा का है। बताओ क्या रीजन है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बताओ क्या रीजन है। तो सुनो इसका रीजन। इसका रीजन ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, समझदार तो है ही, ऊपर से स्किलफुल है, ओनर माइंडसेट होगा। सोचो, एक ऐसा सेक्टर जहां पर फार्मर को यह नहीं पता कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर स्टोर करके उसका माल बच सकता है, उस सेक्टर में कहां है कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं है, जीरो कंपटीशन। ऐसे जीरो कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटेंट आदमी चला गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट चला गया, ओनर माइंडसेट वाला व्यक्ति चला गया। भाई साहब, खुला मैदान है, डिमांड कम नहीं होगी, जितना कमाना है कमा लो। समझे? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहां पर एक सीक्वेंस है। सबसे पहले फार्मर प्रोड्यूस करता है चीजों को, उसके बाद एक होता है कंसोलिडेटर, उसके बाद एक होता है कंसोलिडेटर, जो ट्रेडर और कमीशन एजेंट की मदद से अलग अलग फार्मर से कांटेक्ट करके होलसेलर को माल बेचता है। होलसेलर रिटेलर को माल बेचता है और सब्जी वाले वो भैया जो आपके घर के बाहर आपको सब्जी बेच के जाते हैं, वो आपको माल बेचते हैं। तो यह है सीक्वेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। समझ में आ गई बात? अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। उसके बाद बताऊंगा आपको कि कैसे एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। फीचर नंबर 1, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री। अगर शॉर्ट तरीके से बोलूं, अनऑर्गेनाइज्ड। यह सेक्टर बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड है। इसी वजह से फार्मर्स को यहां पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। जब लेबर को एक्सप्लॉइट किया तो बन गई लेबर यूनियन। जब किसी ने वाइफ को एक्सप्लॉइट किया तो कुछ बन गई वाइफ की यूनियन। जब किसी ने जानवर्स को एक्सप्लॉइट किया तो कोई बन गया जानवर्स को एक्सप्लॉइट से रोकने वाला, यानी कोई ट्रस्ट बना लिया जहां पर वो प्रोटेक्शन देता है जानवरों को। लेकिन ये फार्मर्स का जो सेक्टर है ना, अनऑर्गेनाइज्ड है, यहां पर कोई यूनियन नहीं है। इसी वजह से इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। रीजन नंबर 1। फीचर नंबर 1। दूसरा फीचर,
लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्ट एंड प्राइजेस बाई फार्मर्स। फार्मर को पता ही नहीं मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है, फार्मर को पता ही नहीं इसको बनाने में कितना खर्चा आना चाहिए था, ज्यादा खर्चा आ गया। तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल टू वर्क इन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन से कहने का मतलब है जब 4 किसान भाई आपस में कोलैबोरेट करेंगे, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, तेरे पास 5 एकड़ जमीन है, इसके पास 5 एकड़ जमीन है, इसके पास 5 एकड़ जमीन है, तो क्यों हम आलू मूली उगाकर बेच रहे हैं, क्यों ना हम मोती उगाकर बेचें, मोती की फार्मिंग करें। 20 एकड़ जमीन है हमारे पास, समझे। जब 4 लोग मिल जाते हैं ना तो वो 40 के बराबर हो जाते हैं। कहते हैं ना 1 और 1 11, उस बात की यहां पर कमी है। फार्मर्स आपस में कोलैबोरेशन नहीं करते, जबकि बड़े बड़े बिजनेस वाले आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं। कोको कोला कंपनी और पेप्सी कंपनी आपस में इनडायरेक्टली कोलैबोरेशन कर लेती है कि इस प्राइस से कम पर नहीं बेचेंगे, इस प्राइस से कम पर नहीं बेचेंगे, बट ये लोग कर ही नहीं पाते। तो ये एक रीजन है इनके पीछे होने का। टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट, इनको नहीं पता टारगेट कॉस्ट क्या होता है, इनको नहीं पता टारगेट कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो कैसे ये इन टेक्निक को इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि टारगेट कॉस्ट कैसे निकालें, ये एक रीजन इनके पीछे होने का। रीजन नंबर 5, इम्बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर मतलब पावर ऑफ बार्गेनिंग। याद करो, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, माइकल पॉटर, माइकल जैक्सन नहीं, हैरी पॉटर नहीं, माइकल पॉटर। उन्होंने 5 सिद्धांत बताए थे जहां पर वो पावर की बात कर रहे थे। तो बता दूं, यहां पर भी पावर ऑफ बार्गेनिंग होलसेलर के हाथ में होती है, फार्मर के हाथ में नहीं होती। यानी होलसेलर जिस दाम पर खरीदना चाहता है उस दाम पर इन फार्मर से खरीद लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे, बात को फील करेंगे। कभी आप किसी सब्जी वाले के पास जाना और उससे पूछा 1 किलो आलू कितने के। मान लो उसने बोला 20 रुपए, मान लो उसने बोला 20 रुपए के, और आप बोला नहीं भैया 15 रुपए के दो ना, वो मना कर रहा है। नहीं भैया 15 रुपए के दो ना, वो मना कर रहा है। लेकिन आप 2-3 बार 4 बार 5 बार बोलोगे ना, और ये बोलोगे भैया ये लो 15 रुपए रख दिए, आप 1 किलो आलू दो। जब आप उसके तुले हुए आलू की थैली हाथ से पकड़ लोगे और 15 रुपए उसके कांटे बट्टे पे रख दोगे, वो आपको मना नहीं कर पाएगा, वो आपको मना नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम क्या है? साइकोलॉजिकल। वो आपको मना नहीं कर पाएगा, इसे बोलते हैं पावर ऑफ बार्गेनिंग। वो दे देगा आपको। सोचो, एक सब्जी बेचने वाला गली के नुक्कड़ पे खड़ा है, एक रेडी पे अपना सामान लेके खड़ा है, और ऐसे में एक पुलिस वाला आ जाए और बोले कि ककड़ी कैसे दी, क्या लगता है आपको? क्या बोलेगा वो बोलेगा साहब जिस रेट पर आप लेना चाहें। समझ गए बात को? तो ये है पावर। तो पावर ऑफ बार्गेनिंग ज्यादा होती है होलसेलर के पास पे, फार्मर के हाथ में पावर ऑफ बार्गेनिंग नहीं होती है। अब बात करते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। 5 बातें मैंने बता दी आपको। अच्छा, एग्जाम में जब आएगा तो इन 5 बातों का जिक्र करते हुए हम केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर वो टेक्निक है जिनकी मदद से आप इनको इनकी प्रॉब्लम से उभार सकते हो। एक टेक्निक का नाम तो आप जानते ही हो, टारगेट कॉस्टिंग। ये रहा टारगेट कॉस्ट। इनको बताओ टारगेट कॉस्ट क्या होती है। दूसरा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इनको बताओ कि भैया वो कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो कॉस्ट ड्राइवर जिनसे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है, उनको बढ़ने मत दो। यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक का आप इस्तेमाल करो। किसको बताना है? ये फार्मर्स को, उनको समझानी है ये बात। तो ये टेक्निक है। तीसरी टेक्निक क्या हो सकती है? कोलैबोरेशन, जो मैंने भी आपको बताया कि इनको समझाओ कि कोलैबोरेशन करने का कितना फायदा है। उसके बाद चौथा पॉइंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनको बताओ, चीजें समझाओ और इनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखे, और जो फीचर्स अभी हमने पढ़े थे एग्रीकल्चर सेक्टर के, इनका इस्तेमाल करते हुए कि स्टडी में जब फार्मर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम सॉल्यूशन, सजेशन, ओपिनियन, एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब आपको बता दूं, इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी निकाला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो यह था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। यह था आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। मजा आ रहा है आपको चीजों को फील करने में, समझने में? ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूं, ये अपने दोस्तों के संग भी आप शेयर करो, और खासतौर पे उनके संग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको एक डायरेक्शन मिले, उनको भरोसा आए कि वो भी सीए बन सकते हैं। उनका भी हक है, उनको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का हक है। चले आगे। तीसरा सेक्टर आ गया आपका आईटी सेक्टर। इंडिया के अंदर अगर आप टेक्नोलॉजी की बातें कर लो तो कंपनी के एम्प्लॉय रुष्ट हो जाते हैं, कंपनी के एम्प्लॉय रो पड़ते हैं, सर नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हो, हमारी जॉब चली जाएगी। तो आईटी सेक्टर वो सेक्टर है जिससे इंडिया की जीडीपी बढ़ सकती है, बट इस आईटी सेक्टर को बड़ा ही अंडररेटेड कर रखा है, बड़ा ही दबा रखा है, नकार रखा है बेचारे को। और बहुत सी कंपनियां तो आईटी सर्विसेज को कॉस्ट सेंटर मानती हैं। क्या मानती हैं? कॉस्ट सेंटर। यानी कि यहां पे सिर्फ खर्चा होगा, प्रॉफिट कुछ नहीं होने वाला इससे, ये बेकार है। रीजन क्या? वही रीजन, डर, जॉब चले जाने का डर। तो आईटी सेक्टर को कॉस्ट सेंटर ना माने, आईटी सेक्टर को रिवेन्यू सेंटर माने, और साथ ही में आईटी सेक्टर की जो सर्विसेज हैं, जैसे सॉफ्टवेयर देना, प्रोसेस को ऑटोमेशन करना, ऑनलाइन वर्क स्पेस देना। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की बातें चल रही हैं, ऑनलाइन वर्क स्पेस की बात चल रही है। एम्प्लॉय जो फाइल पहले अपने लैपटॉप पे सेव किया करता था, उस फाइल को अब क्लाउड में सेव करने की बातें चल रही हैं। इसे बोलते हैं आईटी सेक्टर। इससे फायदा क्या है? एम्प्लॉय कहीं से भी काम कर सकता है, अपने घर से भी काम कर सकता है, ऑफिस से भी काम कर सकता है, कार में बैठे बैठे भी काम कर सकता है, और कभी घूमने चला जाए तो वहां से भी काम कर सकता है। फाइल कहां रखी है? क्लाउड पर। अगर लैपटॉप खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं, फाइल तो लैपटॉप में थी ही नहीं। अगर लैपटॉप चोरी हो गया कोई दिक्कत नहीं, फाइल तो लैपटॉप में थी ही नहीं। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आईटी सेक्टर के। तो कोई भी काम जब आप मशीन से करवाओगे, नई टेक्नोलॉजी से करवाओगे, तो उसे करने में एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आप घर के अंदर हैं 5 फैमिली मेंबर, मान लेता हूं उदाहरण के तौर पर। आपकी मदर आप सबके लिए खाना बनाती है, रोटी बनाती है। तो रोटी को बनाने के लिए उन्हें मैनुअली रोटी को बनाना पड़ता होगा ना, मैनुअली आटे को लो, रोटी को बनाओगे ना, तो वो जो बेलने वाला टाइम है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा बोरिंग काम है। सोचो कभी आपके घर में रिलेटिव आ गए, तब किसकी जान को आफत आ जाती है? किसके ऊपर प्रेशर आ जाता है? आपकी मदर के ऊपर। ऐसे में अगर आपको पता पड़े कि मार्केट में एक रोटी मेकर आता है, वहां पर आटे के ऐसे लोहे से बनाओ, उस पर रखो और मशीन को दबा दो, बन गई रोटी। बेलना पड़ा ही नहीं। ये क्या है? आईटी सर्विसेज। समझने के लिए आईटी सर्विसेज। इससे काम अच्छी एफिशिएंसी पे होगा, कॉस्ट शुरू में तो लगेगी, बट इसका बेनिफिट क्या होगा? जो काम पहले 2 घंटे में आपकी मदर करती है, अब वो काम आधे घंटे में कर लेंगी, 1.5 घंटा बचेगा उनके पास। तो इस 1.5 घंटे में आप उनको कह सकते हो अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति कर लो, थोड़ा सा रनिंग कर लो, थोड़ी सी वॉकिंग कर लो, आराम कर लो, सो जाओ। तो ये बेनिफिट है टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने का। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। समझ के बात? कितने का आता है ये? 250-300 रुपए का आता है। अब सोचो 300 रुपए का एक आइटम अगर आप अपनी मदर के लिए ले आए और आपकी मदर को मालूम पड़ा कि इससे तो रोटी बेलने का झंझट ही खत्म हो गया, समय बहुत बचता है अब, तो आपको मजा आ जाएगा और घर में आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी, आपकी मदर आपको लेके बड़ी खुश हो जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको फील करवाना चाहता हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर डिसीजन लाइफ में कैसे लिया जाता है। डिसीजन क्या लेना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। डिसीजन लेने के लिए किस तरह सोचना होता है यह समझाने की मेरी कोशिश है आपको। अच्छा डिसीजन लाइफ में ग्रो कर जाओगे, बुरा डिसीजन नीचे चली जाओगे।
ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी डेवलप करवाना चाहता हूं। ऑब्जर्वेशन, आप लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो अगर आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद है। नहीं है, छोड़ दो, ऑब्जर्व तो करो। तो ये था आपका आईटी सेक्टर। तो अभी तक क्या होता है इंडिया के अंदर, सेंट्रलाइज्ड आईटी डिपार्टमेंट हर कंपनी बनाती है और उसको नाम देती है कॉस्ट सेंटर, जबकि उसको मानना चाहिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। क्या मानना चाहिए? स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये रहा स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जैसे मैं आपको बताऊं, जब हम क्लासेस देते हैं ऑनलाइन, पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, तो एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए क्या है? आईटी सर्विसेज। उस सॉफ्टवेयर को लेने के लिए हमें कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, तो वो कॉस्ट या मेरे लिए कॉस्ट है। बट सॉफ्टवेयर देने का ये काम क्या मेरा कॉस्ट सेंटर है? नहीं, ये रेवेन्यू सेंटर है। यही बात ये पॉइंट बोलता है। इसे आप रेवेन्यू सेंटर मानो। जितना बेहतर सॉफ्टवेयर उतना ज्यादा रेवेन्यू, यानी कि मेंटेलिटी को चेंज करो। इट इज नॉट ए कॉस्ट सेंटर। समझ गए बात? तो सॉफ्टवेयर कंपनी को जो हम पेमेंट करते हैं, इट इज ए रेवेन्यू मेकिंग सेंटर। हमें इसे कॉस्ट सेंटर नहीं मानना चाहिए। अब ये एक रहा 4D आईटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। एग्जाम में ये आ सकता है, आईटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। देखो 4D का मतलब है कि 4 पॉइंट हैं और चारों के चारों पॉइंट का पहला वर्ड है डी। जैसे डी से डिफाइन, डी से डॉक्यूमेंट, डी से डिलिनिएशन और डी से डिसीजन। इसीलिए यहां पे बोला गया 4D। क्या बोला गया? 4D। आईटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है जब भी एक कंपनी सोचे कि आईटी सर्विसेज बाहर से परचेज करें या इन हाउस डेवलप कराएं। सोचो, सॉफ्टवेयर किसी कंपनी का बाहर से परचेज करें या इन हाउस खुद का डेवलप कराएं। यह डिसीजन लेते वक्त 4 स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहला स्टेप है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन विजन। इस बात को तय करें कि ऑर्गेनाइजेशन कहां जाना चाहती है, सॉफ्टवेयर को बनवाने का पर्पस क्या है, यह सॉफ्टवेयर कैसे कंपनी को कंपनी के मिशन, कंपनी के विजन और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डॉक्यूमेंट द करंट स्टेट। अभी किस तरीके से काम करते हैं, सॉफ्टवेयर को लिए बिना उस बात को प्रॉपरली एक पेपर पे वर्ड में लिख लो। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है डिलिनिएशन ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर। एक बार सोचना है कि भविष्य में किस प्रकार का बिजनेस स्ट्रक्चर हम चाहते हैं। और चौथा पॉइंट है अब डिसाइड करो मार्केट से बाय करना है, मार्केट से बाय करना है या इन हाउस बिल्ड करवाना है। तो ये 4 स्टेप हैं आईटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क के। तो यहां पर आपका ये चैप्टर नंबर 5 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा ये लेक्चर आपको? आपको सारी बातें समझ में आई? एग्जाम के अंदर आईटी सेक्टर पर किस प्रकार का केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में बात करता हूं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होगा कि एक कंपनी है, आईटी सेक्टर को कॉस्ट सेंटर मानते हैं, इस कंपनी के अंदर डे बाय डे रेवेन्यू कम होता जा रहा है। तो क्या सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट करके ईआरपी को कंपनी में इंप्लीमेंट करके इंप्लॉय कॉस्ट को कम किया जा सकता है? क्या सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करके कंपनी के रेवेन्यू को, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है? अगर जा सकता है तो नीचे तरीके बताओ, सजेशन दो, अपने पॉइंट्स बताओ कि क्या पॉइंट है जो आपके आंसर को सपोर्ट करते। तो वहां पर आपको सारी बातें लिखनी है, तरीका बताना है किस प्रकार डिसाइड करना है बाय और बिल्ड, और साथ में यह बताना है कि आईटी सेक्टर को, आईटी डिपार्टमेंट को, कंपनी को कॉस्ट सेंटर नहीं मानना चाहिए, इसको रेवेन्यू सेंटर या आज की भाषा में स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानना चाहिए। वेंडर को आज की डेट में पार्टनर मानते हैं। समझ के बात को? जिस व्यक्ति से हम सर्विसेज लेते हैं, जिससे हम बुक छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं,
उसको हम सिर्फ सेलर ना मानकर अपने बिजनेस का पार्टनर मानते हैं। उससे पूछते हैं कि ये बुक कैसी दिखेगी जब ऐसा प्रिंट करेंगे, तो कलर ये होंगे तो कैसी दिखेगी, कलर वो होंगे तो कैसी दिखेगी। तो इट इज अ काइंड ऑफ फीलिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर। उसको फील होगा कि यार सर मुझे बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, सर को मिसगाइड नहीं कर सकते, सर को सारी बातें बतानी होंगी, अच्छे से समझानी होंगी, और सर को एक बेस्ट बुक कौन सी लगेगी ये बता देंगे। तो ये है आपका केस स्टडी का क्वेश्चन, ऐसा बनेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करो, और इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के संग जरूर शेयर करो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं और जो क्लासेस नहीं कर सकते। आखिर उनको भी तो सीए बनने का हक है। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।